हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ डैश न्यू केंद्रीय विद्यालय अंडर द सिविल और डिफेंस सेक्टर अक्रॉस द कंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ अ वन एग्जिस्टिंग केवी which is located in the शिवमोगा कर्नाटका। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है सेटअप करने का 85 नए केंद्रीय विद्यालय और गेवीज का अंडर दी सिविल और डिफेंस सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। और जो आपका शिवमोगा कर्नाटका में केवी लोकेटेड है, इसके एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे जो है अप्रूवल मिला है। और एक्सपेंशन कैसे होगा, जितनी भी क्लासेस यहाँ पे होंगी उसमें 2 सेक्शंस जो है वो और ऐड कर दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। and this will be done under the केंद्रीय विद्यालय स्कीम। ओके, अब टोटल एस्टिमेशन जो इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है इट इज 5872.08 करोड़ का। 8 साल का ये प्रोजेक्ट रहेगा विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 2025-2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ ₹944.80 करोड़ टू द तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड to help the people affected by the cyclone Fingal. The name Fingal was proposed by which country? तो recently जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 944.80 करोड़ का अमाउंट किस चीज के लिए, तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए हेल्प करने के लिए ऐसे लोगों को विच आर अफेक्टेड बाय दी फिंगल साइक्लोन। नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन हियर इज, फिंगल नाम कौन सी कंट्री ने यहाँ पे दिया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस साइक्लोन को नाम दिया था सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। जितने भी आपके साइक्लोन जो नॉर्थ इंडियन ओशियन में आते हैं इनको कौन नाम देता है? मेंबर नेशन ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, इसके मेंबर्स इसको नाम देते हैं और फिंगल नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन वॉज इनॉग्रेटेड इन डैश। तो रिसेंटली जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पावर मिनिस्ट्री के हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया था लेह लद्दाख में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं। नाउ जो फ्यूलिंग स्टेशन है इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय दी अमरा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द एनटीपीसी लिमिटेड। इसे सेटअप किया गया था फॉर द एनटीपीसी लिमिटेड और ये जो स्टेशन है ये प्रोड्यूस करेगा पर डे 80 kg ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी है और जो एनटीपीसी है नाउ ये ऑपरेट करेगा 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को इन अ ले रीजन। ओके, साथ में ही नोट करना है, रिसेंटली जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी ने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है 700 मेगावाट सोलर पावर अग्रीमेंट, किसके साथ? एनटीपीसी के साथ। इट इज योर पावर परचेज अग्रीमेंट जो एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी के बीच में साइन किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कमीशन किया जाएगा जून 2026 में। साथ में ही बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी जो है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है इसके टारगेट क्या है? 2030 तक इसका टारगेट है कि इन्हें कैपेसिटी जनरेशन करना है 20 गीगावाट का और एनर्जी स्टोरेज जो है करनी है 40 गीगावाट आवर की बाय 2030। और लॉन्ग टर्म इनका जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी का ये है आपका 2050 तक, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आईआईटी मद्रास है, इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया है इंडिया का फर्स्ट 410 मीटर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इस हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक की, which is set to connect which two cities of Maharashtra and it will reduce the travel time between these two cities by just 25 minutes। तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने जो है कंप्लीट किया है हाइपर टेस्ट ट्रैक, जहाँ पे बेसिकली 25 मिनट में मुंबई और पुणे के बीच की दूरी जो है आपकी खत्म हो जाएगी, या बोल सकते हो जहां घंटों लगते थे वहां अब बस 25 मिनट में ये दूरी आप तय कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो कैप्सूल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 24 से 28 पैसेंजर को जो है कैरी कर सकती है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और इस ट्रैक को डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज अलॉन्ग विद आईआईटी मद्रास, आविष्कार हाइपरलूप टीम एंड टूर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एट दी आईआईटी मद्रास। तो इनके कोलैबोरेशन से इसे डेवलप किया गया है। हाइपरलूप क्या होता है? ये आपकी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे एक आपकी लो प्रेशर ट्यूब है और इसमें ये कैप्सूल रहेगा,
ठीक है। और ये जो बेसिकली सारा सिस्टम जो यहाँ पे चलेगा वो होगा आपका जीरो एमिशन से। बेसिकली यहाँ पे सोलर पैनल लगाए गए हैं, सोलर एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट करके यूज किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी एमिशन, कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो काफ़ी सही चीज़ है ये। और अगर बात करें यहाँ पे इसकी स्पीड की, तो स्पीड आपकी जो है इट इज़ अलाउड टू पॉड टू अ ट्रैवल स्पीड ऑफ अप टू 1100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी जो स्पीड रहेगी वो आपकी इतनी हो सकती है। एंड ऑपरेशनल स्पीड जो रखी गई है ये आपकी है 360 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, ये आप यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हो। और एक और चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार किसने प्रपोज किया था? एलॉन मस्क ने। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर नेशनल साउंडस्केप टाइटल एनिया ऑन इट्स 107th इंडिपेंडेंस डे। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने पहला साउंडस्केप जो है वो लॉन्च किया है? नेशनल साउंडस्केप। साउंडस्केप क्या होता है? जिसमें आपकी जैसे बर्ड्स जो है वो चहचहाती हैं उसकी साउंड हो, वो रिकॉर्ड की हुई है नेचर से। फिर आपका रिवर फ्लो होता है उसकी। तो ऐसे ही नेचुरल चीज़ों की जो साउंड है वो रिकॉर्ड की गई है और इसका नाम इन्होंने रखा है एन्या, जो फिनलैंड ने इनके 107 इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च किया था, जो आपका 6 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट किया गया था। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर फिनलैंड की बात कर रहे हैं तो फिनलैंड के साथ एक और एडिशनल चीज़ नोट कर लें कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें फिनलैंड टॉप पे है। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है आपका 126 नंबर पे है। ठीक है, नाउ फिनलैंड इसी के साथ पहली कंट्री बन जाता है जिसने इस टाइप का साउंडस्केप जो है लॉन्च किया है, विच इज़ कंपोज बाय दी लॉरी पोरा, जो गिटारिस्ट एंड कंपोजर हैं। और इसी के साथ नोट करना है, नेशनल साउंडस्केप जो है ये आपका 1 घंटे का है और 15 कंपोजिशंस इसमें आपकी ऐड की गई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डुसाचे बैंक एजी इंडिया हैज प्रोवाइडेड $1 million सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन टू SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी, जो बेसिकली आपकी सब्सिडी है जापान की कंपनी की। SMFG जो ग्रुप है बेसिकली आपका, उसकी ये सब्सिडी है। एंड ये यहाँ पे लोन साइन किया गया है इंडिया बेस्ड SMFG का, किसके साथ? डुसाचे बैंक एजी जो इंडिया की ब्रांच है, इनका आपस में लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है 3 साल के लिए और इसकी अमाउंट आपकी है 91 मिलियन यूरोस की। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे टेन्योर भी नोट कर लो, 3 साल का रहेगा। साथ में ही स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। डुसाचे बैंक के करंट CEO हैं आपके क्रिस्टीन स्विंग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। स्टैब्लिश किया गया था 1870 में। और इंडिया की अगर CEO की बात करें, इनका नाम है कौशिक शपारिया। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं SMFG इंडिया की। तो इस कंपनी के MD एंड CEO हैं शांतनु मित्रा। शांतनु मित्रा हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट हैज अबॉलिश द विंडफॉल टैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है? बेसिकली ऐसा एक स्पेशल टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है कंपनीज में, जब कोई कंपनी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है सडन प्राइस हाइक से। ठीक है, तो उस पर विंडफॉल टैक्स या स्पेशल टैक्स लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सी चीज़ है जिसपे अबॉलिश किया है विंडफॉल टैक्स? तो इट इज़ योर क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन, फ्यूल। तो इन चारों पे ही ये जो टैक्स है वो हटा दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दी अबव। अब जो टैक्स है इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2022 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जब रशिया यूक्रेन वॉर आपका स्टार्ट हुआ था, टू कर्ब द एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ऑन अ ऑयल कंपनीज। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये विड्रॉ किया है स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी या विंडफॉल टैक्स एविएशन टर्बाइन फ्यूल में, क्रूड ऑयल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे। ठीक है, इन सब पे ये इन्होंने अबॉलिश किया है, हटा दिया है। फाइन। नाउ इसी के साथ साथ जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट पे, ये भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SBI इन इट्स लेटेस्ट इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट, ERD रिपोर्ट जो इनकी थी लेटेस्ट, उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ फाइनेंशियल 2025 के लिए कितना परसेंट? 6.3% इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंट इन दिसंबर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी वॉज ऑनर्ड विद द रॉचडेल पायोनियर अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेटर अलायंस द्वारा और ये अवार्ड इस साल 2024 का जो अवार्ड है ये उदय शंकर अवस्थी जी को दिया गया है
एंड क्वेश्चन हेयर इज ही इज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एमडी एंड सीईओ आपके हैं इफको के, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के, ये आपके एमडी एंड सीईओ है। एंड ये सेकंड इंडियन बने हैं आफ्टर वर्गीस कुरियन, जिनको ये रोस्टेल पायनियर अवार्ड दिया गया है। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे उनको व्हाइट रिवोल्यूशन के लिए 2001 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नाउ ये अवार्ड प्रेजेंट किया था एरियन ग्वार को, जो आईसी के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अवस्थी जी को, शंकर अवस्थी जी को, उदय शंकर अवस्थी जी को ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया था, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। 2000 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं इफको की। इफको के हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1967 एंड करंट चेयरमैन इज दिलीप शंघानी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर जॉन दरामी महामा वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रिसेंटली घाना के। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एंड ये जो है अज्यूम करेंगे ऑफिस एज अ 6th प्रेसिडेंट। एंड ये इनका टेन्योर जो है 7 जनवरी 2025 से आपका स्टार्ट होगा। एंड ये रिप्लेस करेंगे नाना आदो दांगवा ओकुफो आडो को। ओके, प्रीवियसली भी ये आपके जो हैं प्रेसिडेंट थे घाना के 2012 में। ये आपके प्रेसिडेंट बने थे 2012 से 2017 तक इनका टेन्योर चला था। फाइन, नाउ कैपिटल की बात करें घाना की, इट इज एक्रा, करेंसी इट इज योर घानियन सेडी। ओके, नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है शामी सिल्वा। ठीक है, और ये आपके हेड है श्रीलंका क्रिकेट के, जिन्हें 29th प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। और इन्होंने सक्सीड किया है जयशाह को, इंडिया के जो चेयरमैन है आपके। ठीक है, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपके आईसीसी के ये चेयरमैन है। ओके, नाउ एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें तो इसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर करंटली लोकेटेड है आपका दुबई यूएई में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसका पुराना हेडक्वार्टर कहाँ पे था। ठीक है, नाउ एसीसी की फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे। इट इज बांग्लादेश, इंडिया, योर मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर एंड श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट इज विच बॉलीवुड एक्टर वॉज अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी हैं, कौन से एक्टर हैं जिन्हें फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया गया था अरुणाचल रंग महोत्सव का। तो इट इज योर पंकज त्रिपाठी। ठीक है, क्या नाम है इनका, पंकज त्रिपाठी। इनको अपॉइंट किया गया था यहाँ पे एज अ एम्बेसडर। और ये फेस्टिवल आपका जो है 22 नवंबर को शुरू हुआ था, 5 नवंबर तक ये चला था। और कहाँ पे हुआ था, इंदिरा गांधी पार्क इन ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ये आपका फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था। फाइन, जहाँ पे आपका कल्चरल परफॉर्मेंस दी गई थी। इवन यहाँ पे नेशनल परफॉर्मेंस तो दी गई थी, इंटरनेशनल परफॉर्मर्स भी यहाँ पे आपके शामिल थे 5 कंट्री से, विच इज पोलैंड, यूएसए, नेपाल, ताइवान एंड ऑफ कोर्स आर इंडिया। ओके, next is name the company that has signed a contract for the construction and delivery of a second vessel of 7500 DWT multi-purpose vessel in a Hamburg, Germany। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपका डिलीवरी ऑफ अ सेकेंड वेसल ऑफ अ 7500 DWT मल्टीपर्पज वेसल का। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बेसिकली जो जर्मनी की आपकी कंपनी है, इसने पहले जो है जीएसआरई के साथ, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के एंड इंजीनियर्स के साथ पहले भी मल्टीपर्पज वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और अभी इन्होंने एडिशनल 4 वेसल के लिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इन मंथ ऑफ सितंबर, जिसकी वैल्यू आपकी थी $54 मिलियन की। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका कंप्लीट कब होगा, 33 मंथ्स में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, नाउ इसके अलावा जो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्होंने रिसेंटली डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी को हैंडओवर किया है जलदूत को। जलदूत क्या है, अनमेन्ड सरफेस वेसल है, जिसको जीएसआरई और डीआरडीओ ने मतलब दोनों ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है फॉर द सर्वे एंड कम्युनिकेशन मिशंस। ओके, नाउ जीएसआरई की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। करंट सीएमडी इसके हैं आपके पीआर हरी। और कब स्टैब्लिश किया गया था, 1884 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ क्रूशियल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान दैट इज TIP विद विच स्पेस एजेंसी टू प्रोवाइड ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट फॉर गगनयान मिशन।
तो इनमें से कौन सी आपकी स्पेस एजेंसी है जिसके साथ जो है एक क्रूशियल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो साइन किया गया है इसरो द्वारा? तो इट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है। एंड अगर बात करें गगनयान मिशन की, तो इसे कब लॉन्च किया जाएगा? इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा। नाउ इसरो की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसरो के आपके जो हेड हैं सभी को पता है, एस सोमनाथन जी हैं। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और 1969 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसके डीजी आपके हैं जोसेफ सेचबेचर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में और इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। और कितने मेंबर हैं इसके? 22 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंट इन नवंबर द हाइपर कॉलिन इंडिया रिलीज्ड बियॉन्ड द हिग बेसन द डब्ल्यू बेसन एंड डॉक्टर आशुतोष कोतवाल क्वेस्ट फॉर द अननोन। द बुक इज ऑथर्ड बाय। इस बुक को लिखा है आशुतोष कोतवाल जी की जो मदर है मानिक कोतवाल ने। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और इस बुक को वैसे तो ये मराठी में लिखी गई थी, ओरिजिनली मराठी में लिखी गई थी, बट इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय द जेरी पिंटो। ये यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम इन्होंने किया है, जेरी पिंटो ने। एंड जो ये बुक है इट इज अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ डॉक्टर आशुतोष कोतवाल एंड देयर डिस्कवरी। ही इज अ इंडियन फिजिसिस्ट एंड इन्होंने इनके जो पाइवटल कंट्रीब्यूशन था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसन एंड डब्ल्यू बोसन, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। ठीक है, जो डॉक्टर कोतवाल है हिज रिसर्च ऑन डब्ल्यू बोसन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिसीडिंग द हिग बेसन मास। एंड ये जो है को रेसिपिएंट भी रहे थे 2013 की जो हाई एनर्जी एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स प्राइज था फ्रॉम द यूरोपियन फिजिकल सोसाइटी, उसमें ये को रेसिपिएंट रहे थे। साथ में ही 2022 में इन्होंने लीड किया था 400 साइंटिस्ट की टीम को टू पब्लिश द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ डब्ल्यू बोसन मास। Okay, next is on 8th December 2024 Indian Navy observed its Dash Submarine Day। कौन सा एडिशन था? बेसिकली टू कॉमरेट द इंडक्शन ऑफ INS कलवरी, जो पहली सबमरीन थी जो इंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी में, जो कमीशन की गई थी इंडियन नेवी में। तो इट वाज योर 57th एडिशन ऑफ द सबमरीन डे, जो हमने 2024 में ऑब्जर्व किया था। और INS कलवरी जो पहली सबमरीन थी इंडियन नेवी की, वो आपकी कमीशन की गई थी 8 दिसंबर 1967 को विशाखापट्टनम में। ठीक है, वहीं पे अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो है मिलिट्री सबमरीन फ्लीट्स किसके पास हैं, या सबसे ज़्यादा सबमरीन कौन सी कंट्री के पास है, तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा सबमरीन है, फॉलोड बाय USA एंड देन चाइना। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's 52nd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो शक्तिकांत दास जी की लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी जो उन्होंने अटेंड की थी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो कमेटी है इन्होंने रिवाइज किया है इंडिया का GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.6% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। देन रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दैट इज LAF, इसको अनचेंज रखा गया है 11th कंसिक्यूटिव टाइम। ठीक है, 6.50%। देन जो RBI है, RBI ने रेस किया था इन्फ्लेशन फॉरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 4.8%। देन RBI ने रिड्यूस किया है कैश रिजर्व रेशियो CRR फॉर ऑल बैंक्स एट 4%। लास्ट पॉइंट है ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए GDP प्रोजेक्शन की, तो GDP प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.6 दी गई है और इसे रिवाइज किया गया था। जो प्रीवियस आपकी GDP थी वो कितनी थी 2%, 7.2% की, एंड इसको अब रिड्यूस करके 6.6% कर दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है, अब बात करें अगर नेक्स्ट मीटिंग आपकी कब होगी, तो ये फरवरी में होगी। ठीक है, फरवरी 2025 में होगी। इसके अलावा और क्या चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया था, दैट इज कि जो RBI है, RBI ने इन्फ्लेशन फॉरकास्ट रेज की है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है, 4.8%। वहीं पे अगर Q3 की बात करें तो ये आपका 5.7% बताई गई है, Q4 के लिए 4.5%। वहीं पे CPI की बात करें, CPI इन्फ्लेशन जो है ये Q1 के लिए दी गई है 4.6%। देन Q2 के लिए 4% ये दी गई है। अगर आपने डिटेल में RBI मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है तो सर ने ऑलरेडी इसे समझाया हुआ है, मैं आई बटन पे इसका लिंक ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे जाके आप अच्छे से डिटेल में इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज to the United Nations Framework Convention on Climate Change, which took place in Baku, Azerbaijan from 11th to 22nd November 2024। तो पहला स्टेटमेंट है UAE ने अनाउंस किया है कि ये डेवलप करेंगे वर्ल्ड का
पहला चैट जीपीटी टूल फॉर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी जिसका नाम रखा गया है चैट प्लस एजी फॉर एग्रीकल्चर एंड चैट फॉर चैट जीपीटी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंक्रीज किया है इनका क्लाइमेट रिलेटेड लेंडिंग अप टू 7.2 बिलियन यूएस डॉलर आफ्टर यूएस और जापान ने एग्री किया है कि अंडरराइट करेंगे रिस्क फॉर सम ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द COP29 इंडिया और इटली ने लॉन्च किया है 5 साल का स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान आउटलाइन करने के लिए स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स इन अ की सेक्टर्स जैसे आपका हो गया डिफेंस, ट्रेड, क्लीन एनर्जी, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक टाइज एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूएई ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जिसका एम है डबल करना ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसीज रेट को बाय 2030 एंड रिड्यूस करना कार्बन एमिशन को। और लास्ट पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे ही आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही स्टेटमेंट्स जो मेंशन किए गए हैं आपके ए बी सी डी ये सारे करेक्ट हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो अगला आपका समिट होगा 2025 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का आपका COP30 होगा, ये कहाँ पे होगा, ये ब्राजील के बेलम में होगा एंड 10 से 21 नवंबर को ये आपका होगा। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। तो इसके करंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं साइमन स्टेल, हेडक्वार्टर आपका जर्मनी में लोकेटेड है, बॉन जर्मनी एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1992, मेंबर करंटली है 198। ओके, नाउ कुछ और डिटेल्स में बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका है जो आपका COP29 था, इसे इनॉग्रेट किया था एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो आपके हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के साइमन स्टेलिंग जो है इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये COP29 कंक्लूड हुआ था तो यहाँ पे एक आपका बाकू फाइनेंस गोल जो है इसे अडॉप्ट किया गया है विच कमिट्स कि जो डेवलप्ड नेशन है इनको मोबिलाइज करना होगा 300 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली बाय 2035 and it aims for 1.3 trillion US dollar in climate finance for developing countries in a long term। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है एज पर द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2024 की ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी COP29 में, जिसमें मेंशन किया गया था इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो आपका 2024 में राइज हुआ है 4.6%। ठीक है, इट इज फोरकास्टेड टू राइज बाय 4.6% इन 2024। वहीं पे अगर ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशन की अगर बात की जाए तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2024 में आपका पहुंच जाएगा 37.4 बिलियन टन तक। और अगर बात की जाए टोटल कार्बन एमिशन की तो ये आपका ग्लोबली 2024 में कितना पहुंच गया है 41.6 बिलियन टन ये पहुंच गया है। अगर 2023 के कंपैरिजन में बात करें तो 23 में 40.6 बिलियन टन था और अभी 41.6 बिलियन टन ये हो गया है 2024 में। ओके, अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक बने कि लार्जेस्ट कार्बन एमिटर कौन है, कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा पहले नंबर पे आ जाता है चाइना, देन यूएसए और फिर आता है इंडिया। ठीक है, ये टॉप 3 आपकी लार्जेस्ट कार्बन एमिटर कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पहला ड्राफ्ट जो है आपका, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट एंड बाकू सेट्स 2030 गोल ऑफ अ 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पे जो नेगोशिएटर थे आपके COP29 के, ठीक है, इन्होंने रिवाइज ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था इस समिट में which is a latest version of a new collective quantified goal of a climate finance, जिसका एम क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना है। ठीक है, लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। एंड यहाँ पे जो नोट ड्राफ्ट किया गया था ये कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको नीड है, ठीक है, इट नीड अ एस्टिमेटेड ऑफ 5 to 6.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर अंटिल 2030। किस चीज के लिए, फॉर द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अराउंड 4 ट्रिलियन एनुअली इनको चाहिए होगा, मतलब इनको इन्वेस्ट करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम सभी को अचीव करना है नेट जीरो एमिशन 2050 तक। ठीक है, तो हमें इतना पैसा खर्च करना होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ड्यूरिंग द समिट IUCN जो है इन्होंने रिवील किया था दैट इज कि आपका 44% रीफ बिल्डिंग कोरल स्पीशीज जो है ये रिस्क पे है, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे है। अगर हम बात करें 2008 के कंपैरिजन में ये 33% था और अभी ये बढ़ के 44% हो गया है। इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी। एंड ये जो आपकी कोरल स्पीशीज हैं ये 56 जो हैं ये आपके वनरेबल हैं, 251 एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं और 33 क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है
as per the third report, which is on a independent high level expert group on climate finance, emerging market and developing countries, इसमें exclude किया गया है चाइना को. They said it needed 2.3 to 2.5 trillion US dollar annually for the climate action by 2030. और इसका ब्रेक थ्रू यहाँ पे किया गया है, ब्रेक डाउन किया गया है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट का. जैसे 2.4 ट्रिलियन है बाय 2030, राइट. तो इसमें क्या बोला गया है कि 1.6 ट्रिलियन यूज होगा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, 0.25 ट्रिलियन यूज होगा आपका एडेप्टेशन एंड रेसिलेंस के लिए एंड लॉस एंड डैमेज के लिए, ठीक है. 0.3 ट्रिलियन फॉर नेचुरल कैपिटल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 0.04 ट्रिलियन फॉर जस्ट ट्रांजिशन. तो इस टाइप का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया था. फाइन. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ओवर 1700 फॉसिल फ्यूल लिबोसिस्ट have gained access to COP29. मैक्सिमम यहाँ पे जो थे ये आपका अजरबैजान से थे 2229. ओके. ब्राजील सेकेंड नंबर पे था 1914 एंड टर्की में आपका 1862 थे. वहीं पे अगर बात करें इंडिया की, तो इसमें इंडिया से 24 जो लॉबिस्ट हैं उनको यहाँ पे गेन दिया गया था. 17 इसमें से आपके फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, FICCI से, 3 आपके CII से एंड 4 आपके वेरियस NGO से इसमें शामिल थे. ओके. नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस समिट में COP29 में अजरबैजान को पोर्टेबल एक्सरे डिवाइस जो है वो दिया गया है, डोनेट किया गया है बाय दी मोलबियो डायग्नोस्टिक्स. इन्होंने डोनेट किया है टीबी स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन टू द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ अजरबैजान टू कॉम्बैट दी tuberculosis with a focus on a climate change. और ये डोनेशन जो है इट इज फैसिलिटेटेड बाय दी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप और जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. एंड यहाँ पे जो डोनेटेड पैकेज था इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी, एक तो था आपका प्रोरेड एटलस अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे, देन ट्रूनेट रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म एंड ट्रूलेक्स सोलर चार्जिंग स्टेशन इस किट में शामिल था, इस पैकेज में शामिल था जो दिया गया था अजरबैजान की हेल्थ मिनिस्ट्री को. ठीक है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च की थी COP29 में, जिसमें मेंशन किया गया था सिर्फ 1% ही गवर्नमेंट और कंपनीज हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था इनके मीथेन ऑल्टर लीक को. ठीक है. अभी तक इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, हाईलाइट किया गया था कि अभी तक 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपॉइंट किए हैं डेडिकेटेड फोकल पॉइंट कोलैबोरेट करने के लिए डायरेक्टली विद द UNEP ऑन देयर मार्स सिस्टम, दैट इज मीथेन ऑल्टर एंड रिस्पॉन्स सिस्टम. ठीक है. अगर यहाँ पे बात की जाए सबसे ज्यादा अलर्ट आपके जो हैं वो कौन सी कंट्रीज ने रिसीव किए हैं, तो इट इज तुर्कमेनिस्तान फॉलोड बाय US एंड ईरान. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 12th पोजीशन पे है, 12th स्पॉट पे है, और इंडिया के जो है 19 अल्टर्ड जो है वो इशू किए गए हैं इंडिया को. ओके. नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द COP29 द वर्ल्ड टॉप मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स प्लेज टू प्रोवाइड $120 billion इन अ क्लाइमेट फाइनेंस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज बाय डैश ईयर. तो COP29 में वर्ल्ड के जो टॉप मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक आपके हैं, ठीक है, इन्होंने प्लेज लिया है कि ये $120 बिलियन का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे कौन सी कंट्रीज को, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को बाय द ईयर 2030. तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी. और अगर हम बात करें प्रीवियस टारगेट की तो 2023 का टारगेट था $75 बिलियन का, उससे पहले 2022 का था $60.9 बिलियन का. तो ये दोनों पे ध्यान में रखने हैं आपको. साथ में ही अगर हम इन बैंक्स की बात कर रहे हैं, इन डेवलपमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनका मेन एम क्या है कि एडिशनल $65 बिलियन जो है वो प्रोवाइड करना है फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टर. ये एडिशनल इन्होंने बोला है, राइट. साथ में ही इन्होंने रीअफर्म किया था इनका कमिटमेंट टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल. और कौन से ईयर तक ये करना है, इन्हें 2050 तक करना है. क्लियर है. नेक्स्ट है, which among the following country has been invited to the COP29 for the first time since 2021. तो अफगानिस्तान जो है ये आपकी पहली कंट्री है जिसे 2021 के बाद अभी जो है इनवाइट किया गया था इस COP29 के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में, और उसके बाद से अभी इनको जो है इनवाइट किया गया था इस COP29 के लिए. ओके. और इन्होंने एज अ ऑब्जर्वर्स यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था. फाइन. इसी के अलावा एडिशनल यहाँ पे ये चीज याद रख लो कि जो अफगानिस्तान है इट इज रैंक दी 6th मोस्ट वनरेबल टू द क्लाइमेट चेंज. ठीक है.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है COP29 adopts new operational standard for global carbon market under the Paris Agreement article dash to enhance international collaboration for reducing carbon emission। तो recently international collaboration के लिए किस चीज के collaboration के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे COP29 में अडॉप्ट किया गया है एक ऑपरेशनल स्टैंडर्ड फॉर अ ग्लोबल कार्बन मार्केट अंडर दिस पेरिस अग्रीमेंट आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 6 के तहत यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया है और इसमें भी दो पार्ट इसके रखे गए हैं। एक तो ऐसा समझो कि दो कंट्रीज है, कंट्री ए कंट्री बी। ठीक है, इन दोनों ने आपस में अग्रीमेंट साइन किया कार्बन ट्रेडिंग के लिए और अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे रखे। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है। दूसरा क्या है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो, ये आपके दूसरी चीज हो गई। तो दो कंडीशन यहाँ पे है इस आर्टिकल की। तो 6.2 कहता है कि दोनों कंट्रीज स्टैब्लिश करें बायलैटरल कार्बन ट्रेडिंग अग्रीमेंट अंडर देयर ओन टर्म्स। एंड दूसरा कहता है 6.4 आर्टिकल 6.4 वाला कि ये सेटअप करें सेंट्रलाइज यूएन मैनेज सिस्टम को टू इनेबल बोथ कंट्रीज या फिर कंपनीज टू ऑफसेट एंड ट्रेड अ कार्बन एमिशन। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, दूसरा वाला आपका है आप अपने तरीके से दोनों कंट्रीज जो है आपस में अग्री कर लें, टर्म्स एंड कंडीशन अपनी मर्जी से रख लें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट। COP29 में इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट को जो है रिलीज किया था, विच हाईलाइटेड दैट द 2024 इज ऑन ट्रैक टू बिकम द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था 2024 जो है ये आपका हॉटेस्ट ईयर था। ओके, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया था? इट वाज रिलीज बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें मेंशन किया था, इस रिपोर्ट में इशू किया गया था रेड अलर्ट ऑन अ क्लाइमेट चेंज। रेड अलर्ट क्यों है? क्योंकि 2024 में जो है टेम्परेचर जो था ये आपका 1.54 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी कि 1.54 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा था अगर हम बाकी यहाँ से बाकी ईयर से अगर इसे कंपेयर करते हैं। साथ में ही ये भी मेंशन किया गया था कि 2015 से 2024 के जो पीरियड था ये हाईएस्ट या बोल सकते हो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट जो है ईयर्स ये रहे थे। ठीक है, ये 10 साल जो है सबसे ज्यादा गर्म रहे थे एज कंपेयर टू अदर ईयर्स और अदर पीरियड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज ड्यूरिंग द COP29 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विच वाज हेल्ड इन दी बाकू अजरबैजान। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सऊदी अरेबिया ने इस कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज को लॉन्च किया था और इसे मैनेज कौन करेगा? सऊदी अरेबिया की रीजनल वॉलंटरी कार्बन मार्केट कंपनी। ठीक है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है 80% एंड नेक्स्ट आपका अदर पर्सन जो है इट इज सऊदी टेरेबुल ग्रुप। फाइन, अब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी किस चीज के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, खासकर सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये ऐसा कर रही है क्योंकि इनका एम क्या है कि इन्हें अचीव करना है 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट इज name the Indian actor who was conferred with the prestigious Indian Film Personality of the Year at the Year Award at the IFFI 2024 जो 55th एडिशन हुआ था आपका गोवा में 20th to 28th नवंबर को। ठीक है, पणजी गोवा में ये आपका हुआ था। तो आंसर हेयर इज ये अवार्ड दिया गया था विक्रांत मैसी को। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस एडिशन की 55th एडिशन की जो थीम थी इट वाज योर यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, IFFI जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अलॉन्ग विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था और कंट्री ऑफ फोकस इसका था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इस इवेंट में जो आपका ऑस्ट्रेलिया का डांस ग्रुप है जिसका नाम है जनावी डांस क्लैन, इसने कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया था इस एडिशन में। ठीक है, साथ में ही नोट करना है यहाँ पे एक अवार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है बेस्ट डेब्यू इंडियन डायरेक्टर अवार्ड, जिसके लिए कैश प्राइज यहाँ पे रखा गया है 5 लाख का फॉर रिकॉग्नाइजिंग द यंग फिल्म मेकर टैलेंट इन इंडिया। ओके, साथ में ही नोट करना है जो ये आपका फिल्म फेस्टिवल हुआ था इस फिल्म फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया गया था 100th एनिवर्सरी ऑफ 4 आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा विच इज राज कपूर, तपन सिन्हा,
अकिनेनी नागेश्वर राव एंड मोहम्मद रफी। ओके, अब बात करेंगे अवार्ड्स की। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये भी हमने पढ़ा, विक्रांत मैसी जी को दिया गया है। देन सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नॉइस को। देन ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड, ये दिया गया है स्वीडिश फिल्म मेकर लेविन एकिन क्रॉसिंग को। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म, ये दिया गया है नवजोत बंदी वदेकर को, ये नोट करना है, नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये दिया गया था आपका साराह फ्राइडलैंड को फॉर द फिल्म फेमिलियर टच। देन स्पेशल जूरी अवार्ड, ये दिया गया है फ्रांस के लुइस कॉर्बसर को फॉर देयर फिल्म होलिका। ओके, बेस्ट वेब सीरीज OTT में, ये दिया गया है इंडिया की लंपन मराठी वेब सीरीज को। क्लियर है, ये भी नोट करना है आपको। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म, ये दिया गया है टॉक्सिक को। ठीक है, टॉक्सिक मूवी को दिया गया है जो लिथुआनियन लैंग्वेज में थी। ओके, नेक्स्ट है सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ये 3 कैटेगरी में दिया गया था, बेस्ट डायरेक्टर, देन बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर फीमेल, मेल और फीमेल में ये जो है अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इस इवेंट में कुछ की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जैसे प्रसार भारती ने लॉन्च किया था वेव्स OTT प्लेटफॉर्म एट दिस इवेंट, IFFI जो 55th एडिशन था, इसमें लॉन्च किया था। देन नेक्स्ट है आशुतोष ग्वारेकर जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल जूरी फॉर द 2024 एडिशन, और इस जूरी में जो गोल्डन पीकॉक जूरी थी, इस जूरी में आशुतोष ग्वारेकर, एंथोनी चेन, एलिजाबेथ कार्लसन, देन जिल बिलकुक एंड फ्रैन बोगरिया जैसे आपके जो है पर्सन्स भी इस जूरी में शामिल हुए थे। साथ में ही ओपनिंग सेरेमनी जो थी, यहाँ पे फिल्म दिखाई गई थी आपकी बेटर मैन। देन क्लोजिंग सेरेमनी जो थी, इसमें ड्राई सीजन नाम की फिल्म दिखाई गई थी। ओके, नेक्स्ट इज in December 2024, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, has signed an MOU with which e-commerce company to support startup through the $100 million fund। तो इनमें से कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ जो है MOU साइन हुआ है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का? इट इज योर फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, और करंट CEO इसके कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है विच कंट्री assumed the chairmanship for the first time of a 68th session of the United Nations Commission on Narcotic Drug। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली चेयरमैनशिप आपकी जो है अज्यूम की है 68th सेशन की UN कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग की? तो इट इज योर इंडिया। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे अज्यूम की है चेयरमैनशिप, और यहाँ के आपके एम्बेसडर जो हैं, एम्बेसडर शंभू S कुमारन, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN की, इन्होंने अज्यूम की थी ये चेयरमैनशिप। ओके, नाउ UNCND की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वियना ऑस्ट्रिया में, एंड इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च 2 न्यू लोन स्कीम्स टारगेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज MSME। तो MSME के लिए 2 नई लोन स्कीम इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च की है? इट इज लॉन्च बाय दी बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च की है। और एक आपकी जो स्कीम है ये खासकर विमेंस के लिए लाई गई है, बड़ौदा महिला स्वावलंबन इसका नाम है, जिसमें इंटरेस्ट रेट रखा गया है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 9.15%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका स्टार्ट होएगा 9.15% के लिए। लोन लिमिट्स जो बेनिफिशियरी हैं ये लोन ले सकते हैं 20 लाख से आपका 7.5 करोड़ तक का। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है फॉर द लोन्स अप टू ₹5 करोड़ इफ दे आर सिक्योर्ड बाय द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके अलावा जो विमेन बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पे 50% मतलब बेनिफिट क्या मिलेगा? 50% डिस्काउंट यहाँ पे उनको दिया जाएगा प्रोसेसिंग चार्जेस में, एंड जो लोन टर्म्स हैं वो मैक्सिमम 120 मंथ्स के लिए यहाँ पे रहेगा, इंक्लूडिंग दी मॉरेटोरियम पीरियड। ओके, नेक्स्ट आपकी है बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है इसमें आपका जो बेनिफिशरी है वो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है 50,000 से 25 लाख तक की, और इसमें इंटरेस्ट रेट उसको देना होगा 10% पर एनम का।
ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके करंट एमडी एंड सीईओ है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में। टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। स्टैब्लिश किया गया था इसको 1908 में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन फॉर द कस्टमर एंगेजमेंट। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, विच इज मतलब पहली बार ये आपका यहाँ पे देखने को मिला है, फर्स्ट एआई पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार। इनके ब्रांड एम्बेसडर का जो है अमिताभ बच्चन जी। कौन सा बैंक है ये? इट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी हमने पढ़ लिया, अमिताभ बच्चन जी हैं, और इन्होंने एआई पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है और ये ऐसा करने वाला पहला बैंक बना है। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे ये जो होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी डिवाइस है, इससे जो आपके कस्टमर हैं ये की सर्विसेज जैसे जीरो फी बैंकिंग के बारे में जान सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो करंट एमडी एंड सीईओ इसके हैं वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन दिसंबर 2024 International Solar Alliance signed an MOU with which international organization to enhance renewable energy connectivity। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने MOU साइन किया है? किसने साइन किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया है, विच इज लोकेटेड इन दी गुरुग्राम हरियाणा। ओके, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसेड के साथ ये MOU इन्होंने साइन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन में हम जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन है मतलब ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है उसको फैला सकें। ठीक है, कौन कौन से रीजन? खासकर आपका साउथ एशिया, पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन रीजन में। ओके, और साथ में ही इस पार्टनरशिप के तहत जो यूसेड है ये अपना टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पे इस काम के लिए इस बेसिकली आईएसए को सपोर्ट करेंगे, इसके टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर दिस पार्टनरशिप। ओके, की कंपोनेंट्स क्या है इस पार्टनरशिप के? कि यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा रीजनल क्लीन एनर्जी मार्केट और डेवलप किया जाएगा, ठीक है, डेवलप किया जाएगा फाइनेंशियल मॉडल सपोर्ट करने के लिए जो इनका एम है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करना है। ओके, नाउ साथ में एक और चीज नोट करना है, जो ये पार्टनरशिप है इट अलाइंस विद द आईएसए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दैट इज ओसो वो प्रोग्राम के साथ ये अलाइंड है जिसका एम है कि हमें प्रमोट करना है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड के थ्रू हमें प्रमोट करना है और इंश्योर करना है रिलायबल, अफोर्डेबल और एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 लंदन बेस्ड ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन दैट इज बीबीसी ने एक एडिशन 12वां एडिशन जो है आपका रिलीज किया है। किस चीज का? बीबीसी 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन का। ठीक है, मतलब 100 मोस्ट इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट इन्होंने जारी की है 2024 की। इसमें कितनी इंडियन वुमेन्स को फीचर किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 3 जो आपकी इंडियन वुमेन्स हैं उनको इसमें फीचर किया गया है। अब इनको जानने से पहले एक चीज याद करते हैं कि जो बीबीसी है, बीबीसी की जो लिस्ट है ये 5 कैटेगरी में जो है बेसिकली लोगों को फीचर करती है, जैसे कल्चरल एंड एजुकेशन कैटेगरी हो गई, क्लाइमेट पायोनियर्स, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट, पॉलिटिक्स एंड एडवोकेसी, साइंस, हेल्थ एंड टेक कैटेगरीज की है, जिसमें यहाँ पे इन 5 कैटेगरी में जो इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंशियल वुमेन है उनको कैटेगराइज किया जाता है। और 2024 की जो लिस्ट थी इसका थीम रखा गया था रेसिलेंस। क्लियर है? नाउ अब इंडिया के 3 वुमेन्स को इसमें फीचर किया गया है। एक तो आपकी है अरुणा रॉय जो फॉर्मर सिविल सर्वेंट है और करेंटली शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, और इन्हें पॉलिटिक्स एंड एडवोकेसी कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। देन विनेश फोगाट, आप सभी को पता है, नाम तो आपने सुना ही है, ये रेसलर थी और अभी ये जो है हरियाणा से एमएलए भी बनी है। ओके, और इन्हें एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट कैटेगरी में जो है सेलेक्ट किया गया है। साथ में ही तीसरा नाम है पूजा शर्मा का। पूजा शर्मा जो है इन्हें कल्चर एंड एजुकेशन कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये ऐसी जो अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं उनका क्रियाक्रम करती हैं और लगभग 3 साल में इन्होंने 4000 से ज़्यादा अनक्लेम्ड बॉडीज का क्रियाक्रम किया है। आप सभी को पता है हिंदू रिलीजन में हम ये क्रियाक्रम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत मायने रखता है ये। और ये पूजा शर्मा जी जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, फ्यूनरल राइट्स से करती हैं अनक्लेम्ड बॉडीज का।
क्लियर है। नाउ अदर पर्सनालिटीज जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं, सुनीता विलियम्स जी जो रिटायर्ड यूएस नेवी हेलीकॉप्टर पायलट हैं और नासा की एस्ट्रोनॉट है। आप सभी को पता है ये अभी स्पेस में फंसी हुई है, तो काफी न्यूज में भी इनका है, ठीक है। साथ में ही स्नेहा रेवंतोर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है और ये 20 इयर्स की है एंड शी इज अ एआई एक्सपर्ट, और इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये दोनों ही इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स हैं, इस वजह से मैंने इनका नाम आपको यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं अनुराग रॉय जी की, देन विनेश फोगाट जी और पूजा शर्मा जी की, ठीक है। पूजा शर्मा जी जो है शी इज अ फाउंडर ऑफ अ ब्राइट एंड सोल फाउंडेशन। ओके, अब यहाँ पे 2023 की लिस्ट की भी बात कर लेते हैं। 2023 में 4 यहाँ पे जो विमेंस थी उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जैसे दिया मिर्जा हो गई, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट नन जेत्सुनमा तेंजिन पेल्मो, ठीक है। इनको 2023 के लिस्ट में शामिल किया गया था बीबीसी की। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है इसके करंट चेयरमैन है समीर शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में और इसे 1922 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज identify the word that was recently in December announced as a Merriam-Webster word of the year 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 2024 के लिए पोलराइजेशन वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। पोलराइजेशन के अगर हम यहाँ पे टर्म को समझे तो ये क्या होता है, बेसिकली ऐसे दो ग्रुप या दो सेट जिनके ओपिनियन बहुत अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लो, आपने पार्लियामेंट की स्पीच बड़ी बार देखी होगी या नॉर्मली भी आपने न्यूज़ देखी होगी, तो आप सभी को रहता है बीजेपी और कांग्रेस काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। अगर बीजेपी कुछ बोलती है तो कांग्रेस उसका अपोजिट बोलती है, तो ये एक तरह से पोलराइजेशन का आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। या फिर आपके सिबलिंग्स ले लो, अगर आपका सिबलिंग ये बोलेगा कि नहीं आज जो है हम आलू के पराठे खाएंगे नाश्ते में, दूसरा बोलेगा कि नहीं हम मुझे तो पनीर के पराठे चाहिए, तो ये होता है पोलराइजेशन के दोनों के ओपिनियन ही अलग हैं, ठीक है। अब 2023 की अगर बात करें तो मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का आपका था ऑथेंटिक। तो काफी बार जो है पुराना वाला डेटा भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है Recently in December, Ministry of Corporate Affairs appointed Vaibhav Chaturvedi as the ex-officio member of a Insolvency and Bankruptcy Board of India. Where is the headquarter of IBBI located? तो recently Ministry of Corporate द्वारा अपॉइंट किए गए हैं वैभव चतुर्वेदी एज अ एक्स ऑफिसियो मेंबर IBBI के, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन आपका बन गया है कि IBBI का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन, IBBI जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 और 2016 में ही इसको जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये मॉनिटर करे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस को, प्रमोट करे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन रिजॉल्विंग द स्ट्रेस्ड असेट, ठीक है। करंट चेयरपर्सन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन IBBI के आपके करंटली हैं रवि मित्तल। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं वैभव चतुर्वेदी जी के बारे में। तो इन्होंने RBI में सर्व किया है एज अ जनरल मैनेजर स्ट्रेस असेट रेजोल्यूशन मई 2017 से, ठीक है। एंड साथ में ही इन्होंने जो है सर्व किया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI 2005 से 2011 के बीच में। एंड साथ में ही इन्होंने एज अ कंसल्टेंट भी वर्क किया है इन द वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दैट इज सार्क चार्टर डे, ये हमने ऑब्जर्व किया था 8 दिसंबर को। 2024 में 40th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। अब बात करें सेक्रेटरी जनरल की, तो इनका नाम है मोहम्मद गुलाम सरवर फ्रॉम दी बांग्लादेश। अगर बात करें यहाँ पे सार्क की, सार्क के चेयरमैनशिप किसके पास है, नेपाल के पास। सेक्रेटरीट इसके हैं काठमांडू नेपाल में और इसे 1985 में स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।